हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एवरीवन पे। दोस्तों, मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एवरीवन चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए एकमात्र बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वॉच करें। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं प्राचीन भारत का पार्ट लेकर आया था जो उसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आज हम प्राचीन भारत के विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत का स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है, कौन कौन से थे। ठीक, तो एक आपका साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एक आपका साहित्यिक साक्ष्य के द्वारा हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। एक विदेशी यात्रा के विवरण के बारे में, ठीक है, और एक आपका पुरातात्विक साक्ष्य है। ठीक है, इसके माध्यम से हम जानेंगे, ये जो स्रोत है इसके माध्यम से हम लोग क्या जानेंगे, प्राचीन भारत को जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो साहित्यिक साक्ष्य था, ध्यान से देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के स्रोत थे, एक साहित्यिक साक्ष्य था, एक विदेशी यात्रा विवरण था और एक आपका था पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो साहित्यिक साक्ष्य में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो साहित्यिक साक्ष्य को दो पार्टों में हमने बांट दिया था, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। ठीक है, तो जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में हम जब आएंगे तो धार्मिक साहित्य में हमें एक मिलेगा ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ठीक है, एक मिलेगा आपको ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य मिलेगा। ठीक है, तो जो आपके हमारा जो वेद है, जो आप पढ़ते हैं ना कि हमारे पढ़ाया जाता है कि वेद चार होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो जो वेद है किस में आएंगे, तो जाहिर सी बात है साहित्यिक साक्ष्य में आएंगे, क्योंकि साहित्य है ना, लिखा हुआ है साहित्य। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आता है, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य आता है। ठीक है, तो जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें आपके वेद आ जाएंगे, वेद का मतलब ज्ञान। ठीक है, उपनिषद आएंगे, उपनिषद मतलब समीप बैठना है। देखिए उपनिषद, उपनिषद का मतलब जो गुरु होते थे उसके पास छात्र बैठ के, ठीक है, उनके समीप बैठ के और उपनिषद का ज्ञान लेते थे। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब समीप बैठना। ठीक है, गुरु के सम्मुख बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आरण्यक हो गया, पुराण हो गया, स्मृति हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। ठीक है, ये आपका ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो वेद आता है, उपनिषद आता है, आरण्यक आता है, पुराण आता है, स्मृति आता है, रामायण आता है और महाभारत आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ब्राह्मोत्तर साहित्य है इसमें आपका बौद्ध ग्रंथ आ जाएगा और जैन ग्रंथ आ जाएगा। ठीक है, देखिए बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ किसके अंतर्गत आते हैं, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसके अंतर्गत आते हैं, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ठीक है, उसके बाद लौकिक साहित्य में क्या है, तो लौकिक साहित्य में आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है, जीवनी ग्रंथ है और गल्फ साहित्य है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि प्राचीन इतिहास स्रोत के तीन प्रकार हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य है, एक विदेशी यात्रा का विवरण हम जानेंगे प्राचीन भारत को, और एक जानेंगे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा। तो हमने जब साहित्यिक साक्ष्य का अध्ययन किया तो उसमें उसको दो भाग में बांट दिया, साहित्यिक साक्ष्य को, एक धार्मिक साहित्य बांट दिया और एक लौकिक साहित्य बांट दिया। ठीक है, तो जब हमने धार्मिक साहित्य को पढ़ा तो धार्मिक साहित्य को भी दो प्रकार में बांट दिया, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मोत्तर साहित्य। ठीक है, तो जो आपका ब्राह्मण साहित्य है, जो आपका ब्राह्मण साहित्य है उसमें आपका वेद आ गया, उपनिषद आ गया, आरण्यक आ गया, पुराण आ गया, स्मृति आ गया, रामायण आ गया, महाभारत आ गया। ठीक है, जब हमने इसके दूसरे पार्ट को पढ़ा कि ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या होता है, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ होता है और जैन ग्रंथ होता है। ठीक है, उसके बाद जब हमने धार्मिक साहित्य था और एक लौकिक साहित्य था। ठीक है, तो जब लौकिक साहित्य का अध्ययन किया तो इसमें हमको मिला कि इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनी ग्रंथ आते हैं और गल्प साहित्य आता है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़े, ठीक है, यह तो आपका साहित्यिक साक्ष्य था इतिहास जानने का स्रोत में। ठीक है, उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमें साहित्यिक विदेशी यात्रा विवरण मिला। ठीक है, हमें क्या मिला, विदेशी यात्रा विवरण मिला। ठीक है, तो विदेशी यात्रा यानी जो विदेशी आए थे भारत में और अपने यात्रा को लिखा और उस समय के काल को लिखा, उस समय की बातें लिखा कि हाँ भारत में ऐसा हुआ था, ऐसे राजा थे, ऐसे करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीनी लेखक वाले आए, तो उसमें फायान आया, सुंगयून आया, हेनसांग आया और इसिंग आया। ये चारों चीनी यात्री थे। ठीक है, ये भारत घूमने आए थे, भ्रमण करने आए थे और ये जाके इन्होंने
जो अपने यात्रा में देखा था वही लिखा था। ठीक है, तो ये चीनी लेखक थे। कौन कौन? फायान, सुंगयून, हेवनसांग और इतिसिंग। ठीक है, इन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में भारत के समाज का वर्णन किया है। उसके बाद से आए आपके यूनानी। सबसे पहले तो यूनानी और रोमन लेखक आए थे। ठीक है, जो यूनानी और रोमन लेखक थे कौन कौन से थे? तो एक था टेसियस, एक था आपका टेसियस। ठीक है, जो ईरान का था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यूनानी और रोमन लेखक जो आए थे, टेसियस उसमें एक ईरान का था। हेरोडोटस, ये इतिहास का पिता माना जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, तो जो टेसियस था वो आपका ईरान का था, जो हेरोडोटस था आपका इतिहास का पिता इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर सिकंदर के साथ जो आए थे, कौन कौन से आए थे विद्वान? तो एक निर्याकस आया था, एक आनुसिकट्स आया था, एक आस्ट्रियोकुबुलस आया था। ठीक है, सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे दोस्तों? तो एक निर्याकस आया था, एक आनुसिकट्स आया था, एक आस्ट्रियोकुबुलस आया था। ठीक है, उसके बाद आपका एक मेगास्थनीज आया था। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, एक आया था आपका डाइमेकस, एक आया था आपका डायनोसियस। ठीक है, एक आया था आपका टालमी और एक आया था प्लिनी। प्लिनी। ठीक है, जो टालमी था इसे ये ज्योग्राफी का लेखक था। ठीक है, इसने ज्योग्राफी लिखा था। ठीक है, और जो प्लिनी था इसने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा था। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। कौन? तो आपका प्लिनी। ठीक है, ज्योग्राफी को कौन लिखा था? ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका टॉलमी। ठीक है, उसके बाद इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका थे, ये आपके थे यूनानी और रोमन लेखक। ठीक है, इसके बाद आपके आ जाएंगे अरबी लेखक। ठीक है, अरबी लेखक। अरबी लेखक में दोस्तों एक तारानाथ थे। ठीक है, और एक अलबरूनी थे। ठीक है, जो तारानाथ थे ये तिब्बती कांग्यूर और तंग्यूर के लेखक थे। ठीक है, ये तिब्बती थे, इन्होंने कांग्यूर और तंग्यूर लिखा था। ठीक है, और जो अलबरूनी था इसने तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारत के राजाओं का और समाज का बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जो आपका अलबरूनी था इसे तहकीके हिंद। ठीक है, इसने तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तहकीके हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो अलबरूनी की जो पुस्तक है तहकीके हिंद वो किसने किसने लिखा है? तो अलबरूनी लिखा है। ठीक है, कहाँ का निवासी था? तो अरबी था। ठीक है, कहाँ का निवासी था? अरबी था। ठीक है, उसके बाद आपका पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है आपका? तो पुरातात्विक साक्ष्य में आपको अभिलेख मिलेंगे। जो क्या होता है कि खुदाई के समय अभिलेख मिलते हैं, जो खंभों पे लिखे जाते थे, पत्थरों पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो अभिलेख मिलते हैं। खुदाई के दौरान मुद्राएं मिलती हैं। उसके बाद स्मारक या भवन मिल जाए, उसके बाद मूर्तियां मिल जाए या कोई चित्रकला मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाएगा। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य में पूछे क्या आएगा दोस्तों? पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आएगा? तो अभिलेख आ जाएगा आपका। ठीक है, लिखा हुआ लेख। ठीक है, इसके बाद स्मारक या भवन आ जाएगा, चाहे उस समय का जो मुद्रा है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो खुदाई के दौरान मूर्तियां मिल जाती हैं, चित्रकला बना हुआ मिल जाता है, तो हम पुरातात्विक साक्ष्य मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पुरानी चीजें हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। तो दोस्तों हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसके स्रोत निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी यात्रा का विवरण है और पुरातात्विक साक्ष्य है। आपका हम साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य है। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य को हमने दो पार्टों में भाग दिया, एक ब्राह्मण साहित्य में, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य में। ठीक है, तो जो ब्राह्मण साहित्य था इसमें हमें वेदों का ज्ञान मिलता है, उपनिषद मिलता है, आरण्यक मिलता है, पुराण मिलता है, स्मृति मिलता है, रामायण मिलता है, महाभारत मिलता है। ठीक है, अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आपको बौद्ध ग्रंथ मिल जाएगा, जैन ग्रंथ मिल जाएगा। ठीक है, और लौकिक साहित्य में आपको ऐतिहासिक ग्रंथ मिल जाएगा, जीवनी ग्रंथ मिल जाएगा, गल्फ साहित्य मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था साहित्य साक्ष्य। ठीक है, उसके बाद विदेशियों का यात्रा विवरण के माध्यम से हम क्या जानेंगे? तो विदेशी सर्वप्रथम जो आए थे यूनानी और रोमन लेखक आए थे। ठीक है, तो एक आया था टेसियस आया था आपका, एक आया था हेरोडोटस, एक आया था सिकंदर के साथ आए थे निर्याकस, आनुसिकट्स, आस्ट्रियोबुलस, फिर मेगास्थनीज आया था, डाइमेकस आया था, डायनोसियस आया था, टालमी आया था, प्लिनी आया था। ये कहाँ के आए थे? तब यूनानी और रोमन के। ठीक है, उसके बाद चीनी में कौन आए थे? तो फायान आया था, सुंगयून आया था, हेनसांग आया था और इसिंग आया था। उसके बाद आपके अरबी लेखक कौन आए थे? तो तारानाथ जी आए थे और अलबरूनी जी आए थे। ठीक है, जो तारानाथ जो तिब्बती थे ये कंग्यूर और तंग्यूर के लेखक थे, और अलबरूनी जो थे वो तहकीके हिंद के लेखक थे। ठीक है, और पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? इसमें अभिलेख आपको मिल जाएंगे, मुद्राएं मिल जाएंगी, स्मृति या भवन मिल जाएगा, भवन या मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्मारक मिल जाएगा, मूर्तियां मिल जाएंगी और चित्रकला मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी
इसके बाद का जो हम वेद पढ़ेंगे, ठीक है, वेद, ठीक है, ये आपका जो वेद है, वेद को हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेद, ठीक है, वेद को पढ़ेंगे।